हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। तो आप सेशन में बताते चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्वेश्चंस की वैरायटीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आज हम कुछ जीएस के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी होती है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए। पहला ऑप्शन है अवटु यानी थायराइड ग्रंथि, दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा है परावटु यानी पैराथायराइड ग्रंथि, और चौथा है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो ग्रंथि हो जाती है थायराइड ग्रंथि, जिसको अवटु ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। अब आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी भी कमी से और अधिकता से बीमारी होती है, जैसे हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड जो है इसकी कमी और अधिकता से होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस थायरॉक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है इसका कार्य होता है आहार उपापचय दर को बढ़ाना। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका अगर आपसे पूछे कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन, जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो आहार उपापचय दर को बढ़ाना। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है एफ बेंटिंग ने, दूसरा है रोनाल्ड रॉस ने, बी है एडवर्ड जेनर ने, और चौथा है वैक्समैन ने। तो जैसा कि आपको पता है कि इंसुलिन का आविष्कार जो है एफ बेंटिंग द्वारा किया गया था। ये कब किया गया, तो 1932 में किया गया। ठीक, और जो इंसुलिन होती है वो अग्नाशय की बीटा ग्रंथि से निकलती है, और आपको पता है कि अग्नाशय से 3 प्रकार की जो श्रावण होता है, 3 प्रकार के चीज़ों का श्रावण होता है, और उसमें जो है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिकाओं से। तो इसमें जो है बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रावण होता है। अब देखिए, जो रक्त की जो ब्लड में रक्त में शर्करा की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो जैसे हाई डायबिटिक लोग होते हैं तो उनके रुधिर में रक्त की शर्करा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन के माध्यम से रक्त में जो शर्करा होती है उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है। एक आदमी जो 10 मीटर की दूरी को साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है। ए दूरदृष्टि, बी मायोपिया यानी निकट दृष्टि, सी मोतियाबिंद, और चौथा दीर्घ दृष्टि या इसी को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एक आदमी जो 10 मीटर की दूरी को साफ नहीं देख पाता है तो उसको है निकट दृष्टि दोष। अगर व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को, और 10 मीटर की दूरी थोड़ी दूरी होती है, तो इसे कहते हैं वो मायोपिया से रोग से ग्रसित है। और आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो मायोपिया ग्रसित लोग रोगी ही करते हैं। यानी जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृषि आय की गणना है आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, पण्य प्रवाह विधि से। तो देखिए, भारत में कृषि आय की जो गणना होती है वो होती है उत्पादन विधि से। अब इसका थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्या चीज़ होती है। तो देखिए, भारत में आपको पता है कि जो कृषि होती है उसकी गणना होती है उत्पादन विधि से। अगर अब आपसे पूछे कि उत्पादन विधि से भारतीय अर्थव्यवस्था में और किन किन चीज़ों की गणना हो सकती है, तो आपका पहला हो गया कृषि, दूसरा हो गया वन, तीसरा हो गया मत्स्य पालन, यानी जितने भी प्राथमिक स्रोत होते हैं, यानी मत्स्य पालन की भी जो गणना होती है वो उत्पादन विधि से होती है। तो आपसे पूछे कि कृषि आय की गणना जो है वो किस विधि से होती है, उत्पादन विधि से होती है। कृषि की गणना होती है, वन की गणना होती है, चारागाह की गणना होती है, मत्स्य की गणना भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन विधि से की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे है क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? ठीक, पहला है राजनीतिक शासन कला, बी आर्थिक सिद्धांत, सी सैन्य पहलू और डी सामाजिक पहलू। ठीक, अब देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो कौटिल्य के नाम से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो राजनीतिक शासन कला के लिए। राजनीतिक शासन कला या राजनीतिक राज व्यवस्था से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपको पता होना चाहिए कि इस अर्थशास्त्र में राजनीतिक वर्णन इतना बढ़िया दिया हुआ है, इतना उच्च कोटि का, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इनकी बुक को ध्यान में रखते हुए पहले जो इतिहासकार होते थे वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रारंभिक इतिहास में राजनीतिक व्यवस्था या प्रारंभिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की थी। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है, तो कौटिल्य की है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, सेशन पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ए है 1947, बी है 1950, सी 1948 और डी 1951। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो 1948 में पहली बार स्वीकृत किया गया था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जब मतलब एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब ये हो गया कि एक मजदूरी का एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि आपको इससे कम मजदूरी नहीं देनी है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि देखिए तत्कालीन क्या था, देश आज़ाद हुआ था और आवागमन के कारण लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और इसमें भी जो निचले तबके के जो लोग थे जो रोज़ भरण पोषण बाल मजदूरी से, या देखिए उस समय बाल मजदूरी भी प्रचलित थी, बहुत से एक्ट बने, लेकिन तब तक तत्कालीन में ये चीज़ें उस समय थीं। तो भारत में ये चीज़ तय की गई, एक एक्ट जब इसके लिए कानून बना, जब लोगों का ध्यान, सरकार का ध्यान लोगों की इस व्यवस्था पर गया तो भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया गया और इसे सबसे पहले लाया गया 1948 में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुषंगी हित लाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया? ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिए क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है 2003-04, बी ऑप्शन 2004-05, सी ऑप्शन 2005-06 और डी ऑप्शन है आपका 2006-07। देखिए इससे आपको पता है कि बजट जो होता है वो अगर सेशन की बात करें तो 31 मार्च तक इसका बजट होता है, का सेशन होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बजट। और इस बार भारत में दूसरा ई बजट प्रस्तुत किया गया था, यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। ये दूसरा बजट था, यानी पिछली बार से ये 2022 से 23 वाला सेशन पहला सेशन था और 2023-24 वाला सेशन दूसरा सेशन था जिसमें पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया भारत में। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस सत्र, ये कौन सा सत्र था जिसमें पेपरलेस बजट पेश किया गया था। वहीं पर आप बताएंगे कि जो है ये दूसरा पेपरलेस बजट था। और तत्कालीन वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पहली महिला वित्त मंत्री हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर बजट से ज़्यादा जो है वो बजट वर्ष से संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो सेशन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, यानी हर विभाग के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाएगा और कितना प्रतिशत उस पर कार्य किया जाएगा और आगे चलकर इसका एक अनुमान लगाया जाता है कि कितना लोगों को इससे मुनाफा होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ये सारा विवरण बजट के माध्यम से पेश किया जाता है। ठीक, तो अगला बजट पेश करने से पहले जो पिछला बजट होता है उसको सेशन से पहले ही कंप्लीट किया जाता है। बताया जाता है कि हाँ, अगर किसी क्षेत्र में हानि हुई है तो क्या बताया जाता है कि इसमें बजट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगली बार पैसे और कुछ बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को इससे मुनाफा हो सके। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इस आंसर की इसकी बात करते हैं तो 2005-06 की अगर बात है तो अनुषंगी हित लाभ कर जो है 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। और उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री की बात करें तो पी चिदम्बरम, ध्यान रखिएगा, पी चिदम्बरम तत्कालीन वित्त मंत्री थे जब अनुषंगी हित लाभ कर बजट में प्रस्तुत किया गया था। 2005-06 की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
आगे है क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत है। ए श्रीनिवास दास, बी देवकी नंदन खत्री, सी मुंशी प्रेमचंद और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी साहित्य के अग्रणी साहित्यकार की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, अग्रणी साहित्यकार हैं। और भारत दूरदशा इनका एक नाटक है। ध्यान रखिएगा, इनसे कभी कभी पूछ लेता है कि भारत दूरदशा क्या है, कौन सी विधा है, विधा का कौन सा प्रकार है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत। तो भारत दूरदशा की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत दूरदशा की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है जो तत्कालीन भारतीय की जो व्यवस्था थी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबका एकदम दयनीय वर्णन किया है, क्योंकि उस समय जो है स्थिति क्या थी, दयनीय थी। भारत दूरदशा एक नाटक है और इन्हीं को भारतीय हिंदी साहित्यकार का अग्रणी साहित्यकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? ये भी क्वेश्चन देखिए, संगीत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग लेवल में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला है ए है 7, बी 5, सी 19 और डी है 4। तो आपको बता दूं कि सरोद में जो है वो तार होते हैं 19। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर पारंपरिक सरोद यहाँ देता, अगर यही वर्ड यहाँ देखिए केवल सरोदिया, अगर पारंपरिक सरोद रहता तो देखिए 17 से लेकर के 25 तक जो है तार होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पारंपरिक सरोद देता तो पारंपरिक सरोद में 17 से लेकर 25 तक के तार होते हैं। लेकिन सरोद, अब सामान्य सरोद की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 19 तार होते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जैसा कि पहला है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये अगर बात करें, एक मिनट इसे, हाँ, अगर हम बात करें तबल चोंगली तो ये हमारा हो जाता है असम का लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर देखिए असम क्या है, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। ध्यान रखिएगा ये भी, और तबल चोंगली बहुत ज़्यादा, और लोक नृत्य से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अन्य ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चली गई। प्रैक्टिस सेट के ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।